कभी सोचा है एक छोटी सी कंट्री आइसलैंड जिसका पॉपुलेशन सिर्फ 3.5 लाख है, उसने 2018 फीफा वर्ल्ड कप खेला और हम इंडिया जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाले देशों में से एक, कभी वर्ल्ड कप फील्ड पर खड़े ही नहीं हुए। स्ट्रेंज लगता है ना, एक कंट्री जहां क्रिकेट के लिए लोग दीवाने हैं, रात रात भर जगते हैं, पर फुटबॉल के लिए हम कभी वर्ल्ड कप तक पहुंच ही नहीं पाए। और आयरनी देखो, आज फीफा रैंकिंग में इंडिया का रैंक है 136, जबकि कुछ देश जिनके नाम भी हम स्कूल में नहीं सुनते थे वो 60-70 रैंक तक पहुंच चुके हैं। पर एक वक्त ऐसा था जब हम वर्ल्ड कप खेल सकते थे। हाँ, सही सुना आपने, इंडिया को 1950 का फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला था, पर हमने मना कर दिया और तब से लेकर आज तक हम दोबारा वहाँ नहीं पहुँच पाए। अब सवाल ये है, क्यों? क्या हमारे प्लेयर्स रेडी नहीं थे? क्या पैसा नहीं था? या कोई दूसरी वजह था? या कोई ऐसा वजह जो दुनिया से छुपाया गया हो? चैप्टर 1, द फॉरगॉटन इन्विटेशन। 1950s का ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा था, द फीफा वर्ल्ड कप। और सोचो क्या हुआ, इंडिया क्वालिफाई कर गया। हाँ, बिना एक भी क्वालिफाइंग मैच खेले, क्योंकि एशिया के बाकी सारे टीम्स, बर्मा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सब विथड्रॉ कर गए थे और फीफा ने लिख दिया, इंडिया क्वालिफाइड फॉर द 1950s वर्ल्ड कप। दुनिया हैरान थी, हेडलाइंस लिखी गई, इंडिया बेयरफुट प्लेयर्स आर कमिंग टू ब्राजील। और उस वक्त इंडिया को एशिया का ब्राजील कहा जाता था। हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग था हमारा फुटबॉल। टीम के प्लेयर्स को दुनिया का बेयरफुट मैजिशियंस के नाम से जाने जाते थे। एक देश जिसे दुनिया ने कभी सीरियसली नहीं लिया था फुटबॉल पिच में, अब वर्ल्ड स्टेज पे खड़े होने वाले थे। एक टीम जिनके पैर मिट्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन जुनून आसमान छू रही थी। सोच के देखो, ब्राजील का आइकॉनिक स्टेडियम में एक इंडियन टीम नंगे पांव जज्बे लेके दुनिया के सबसे बेहतरीन टीम के सामने खड़े होने वाली थी, खेलने वाली थी, आंखों में आंखें डाल के सामना करने वाली थी। सब एक्साइटेड थे, दुनिया इंतजार कर रही थी। और फिर आया कहानी में ट्विस्ट। टूर्नामेंट शुरू हुआ और स्कोर बोर्ड पे लिखा था, इंडिया विथड्रॉन। बस इतना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ एक लाइन, इंडिया विथड्रॉन। और उस एक लाइन के पीछे छुप गया इंडियन फुटबॉल का सबसे बड़ा राज। कुछ लोग कहते हैं पैसा नहीं था, कुछ लोग कहते हैं शूज नहीं थे, और कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिक्स, ईगो और प्राइड का खेल था। पर असली वजह क्या था, किसी को कभी नहीं पता चला, और आज हम लोग वो ही डिकोड करने का कोशिश करेंगे। चैप्टर 2, द बेयरफुट प्राइड। वो डर ही कुछ और था जब दुनिया हमें द बेयरफुट लेजेंड्स के नाम से जानती थी। 1948 लंदन ओलंपिक्स में इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच खेला। शूज नहीं, स्पाइक्स नहीं, बस मिट्टी, जज्बा और जुनून। और फिर क्या था, क्राउड ने खड़े होकर तालियां बजाई, पूरे स्टेडियम चीयर कर रहे थे, इंडिया इंडिया। एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने लिखा था, इंडियाज बेयरफुट फुटबॉलर्स अमेज द वर्ल्ड। सोच के देखो, एक टीम जो आई थी एक नए आज़ाद देश से, पर अपने स्टाइल, अपने एटीट्यूड से पूरे दुनिया का दिल जीत लिया था। उनके पास ना ब्रांड स्पॉन्सर था, ना ट्रेनिंग फैसिलिटी, पर उनके पास था जज्बात। इंडियंस दिल से खेलते थे, और वो दिल जो हर किक में, हर टैकल में दिखता था। एक अलग ही एटीट्यूड था, हम हारने नहीं आए हैं। उनके पैर मिट्टी से जुड़े हुए थे और दिल में एक आग थी, इंडिया का नाम रोशन करने का। लेकिन फिर जब फीफा ने रूल बनाया, शूज आर मैंडेटरी, तब कुछ प्लेयर्स ने तो कहा, तो हम नहीं खेलेंगे। क्योंकि उनके लिए शूज सिर्फ कंफर्ट का एक सामान नहीं था, वो उनकी आइडेंटिटी थी। बेयरफुट खेलना उनका स्टाइल नहीं, उनका स्टेटमेंट था। एक साइलेंट प्रोटेस्ट, एक मैसेज दुनिया के लिए, हम अपने तरीके से खेलते हैं। अब ये सच था या सिर्फ मीथ, किसी को नहीं पता। पर सोच के देखो, एक पूरा देश, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक वर्ल्ड कप खेलने का मौका,
और ये है एक ऐसी कहानी जिसमें प्राइड भी है और मिस्ट्री भी। चैप्टर 3, रीजन अकॉर्डिंग टू AIFF। और ऐसे ही चलते चलते जब रिपोर्टर्स ने AIFF ऑफिशियल रीजन को पूछा तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बोर्ड ने बोला फंड्स नहीं था, प्लेयर्स को ब्राजील भेजने के लिए खर्चा नहीं उठाया जा सकता था। बस एक सिंपल सा एक्सक्यूज। लेकिन वहां पे ट्विस्ट है। 1950s के बाद यही फेडरेशन ने और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के लिए ट्रैवल अरेंज किया। ओलंपिक्स के लिए, एशियन टूर्नामेंट्स के लिए, सब चीज़ों के लिए यही बोर्ड ने ट्रैवल अरेंज किया था। तो सिर्फ पैसा नहीं था, ये तो असली रीज़न शायद नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट ने बोला था क्रिकेट पे ध्यान दो, फुटबॉल छोड़ो। और कुछ कहते हैं फेडरेशन रेडी ही नहीं थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए। और कुछ लोगों को कहना था प्लेयर्स के पास शूज़ नहीं थे। शूज़? सीरियसली? एक टीम जो लंदन ओलंपिक्स तक जा चुकी थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट मैच खेला था, वो शूज़ के लिए फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप मिस कर देता? सोच के देखो, अगर सच में पैसा इशू होता तो एक ना एक स्पॉन्सर मिल ही जाता, कहीं से ना कहीं हम लोग ब्राज़ील चले ही जाते। पर नहीं, यहाँ पैसा नहीं, डिसीजन ही मिसिंग था। तो क्या ये फंड सिर्फ एक एक्सक्यूज था? क्या असली वजह कुछ और था, या फिर कुछ ऐसा जो कभी रिकॉर्ड पे लिखी नहीं गई हो? चैप्टर 4, द इमोशनल साइड, डिग्निटी एंड आइडेंटिटी। यहाँ से कहानी और गंभीर हो जाती है, क्योंकि यहाँ बात पैसों की नहीं है, इज्जत की थी। रिपोर्ट्स कहते हैं फीफा ने इंडियन प्लेयर्स को बोला शूज़ पहनना कंपलसरी है, लेकिन प्लेयर्स ने सीधा कह दिया नहीं, हम ऐसे ही खेलते हैं। उनके लिए ये सिर्फ कंफर्ट का इशू नहीं था, ये उनकी पहचान थी। बेयरफुट खेलना उनका स्टाइल नहीं था, उनका स्टेटमेंट था। ये वो कहना चाहते थे हम दुनिया के लेवल पे कॉम्पीट कर सकते हैं बिना किसी इंपोर्टेड स्टैंडर्ड के शूज़ के भी। सोच के देखो, एक टाइम था जब दुनिया इन प्लेयर्स के जज्बे की फैन थी, क्राउड उनके लिए खड़ा हो जाता था। पर अब रूल्स उन्हें कह रहे थे अपने तरीके बदलो, रूल्स उनसे कह रहे थे अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ो, और उन्होंने कहा तो हम नहीं खेलेंगे। क्या ये प्रोटेस्ट था? हाँ। क्या ये ईगो था? नहीं, ये था सेल्फ रिस्पेक्ट। वो खेल नहीं छोड़ते थे, वो अपनी आइडेंटिटी डील नहीं कर पाए। उनके लिए इज्जत मेडल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और वही मोमेंट था जब ये कहानी सिर्फ एक स्पोर्ट्स स्टोरी नहीं रही, ये एक पेट्रियोटिक स्टेटमेंट बन गई। कभी कभी हारना भी एक जीत होती है, बस अपनी शर्तों पे। चैप्टर 5, हिडन इनसाइट्स, व्हाट इफ इंडिया हैड प्लेड। अब जरा सोचो, सिर्फ एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर इंडिया ने 1950s का वर्ल्ड कप खेला होता और अगर वो प्लेयर्स ने कुछ कमाल ही कर दिया होता तो आज दुनिया के फुटबॉल मैप कुछ और ही होता। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सब भी एक टाइम पे अंडरडॉग्स हुए करते थे, लेकिन उन्होंने एक मौका को पकड़ लिया, और वही एक चांस उन्होंने आज बना दिया उनको फुटबॉलिंग पावर हाउस। और हमने वो एक मौका छोड़ा। सोच के देखो, अगर उस वर्ल्ड कप के बाद इंडिया का फुटबॉल कल्चर ग्रो करता तो आज हम भी कहते मेसी और रोनाल्डो सिर्फ लेजेंड्स नहीं, हमारे अपने हीरोज़ भी उनके साथ खड़े हैं। शायद हमारे पास भी होता एक इंडियन मैराडोना, एक छेत्री वर्सेस नेमार की राइवलरी। कोलकाता डर्बी जैसे मैचेस वर्ल्ड स्टेजेस पे होती, और क्या पता आज हमारी लीग, इंडियन सुपर लीग, वर्ल्ड्स टॉप 5 लीग्स में होती। जैसे प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरिए, उन्हीं के साथ इंडियन सुपर लीग का नाम लिया जाता। बच्चे अपने सपनों में क्रिकेटर नहीं, फुटबॉलर बनने का सपने देखते। ग्राउंड्स हर मोहल्ले में भरे होते, और हमारे फीफा रैंकिंग टॉप 10 में होता। अगर उस वक्त हमने फुटबॉल खेला होता, अगर हमने वो एक चांस लिया होता, तो स्टैंडर्ड हमारी कहानी भी लिखी जा रही होती इन गोल्डन लेटर्स। इंडिया, द स्लीपिंग जायंट दैट फाइनली वोक अप। चैप्टर 6, लेगेसी दैट स्टिल लिव्स।
आज भी जब कोलकाता के मैदानों में, केरला के बीचेस में या गोवा के ग्राउंड्स पर कोई बच्चा नंगे पांव फुटबॉल किक करता है तो वो सिर्फ गेम नहीं खेल रहा होता, वो उन्हीं लेजेंड्स की लेगासी का सम्मान आगे लेके जा रहा होता है। उन लोगों की जिन्होंने दुनिया के सामने ये साबित किया था कि जज्बे कभी शूज से नहीं आता, वो दिल से आता है। दुनिया शायद उन्हें भूल गई पर उनका असर अब भी जिंदा है। वो कहानी अब भी लिखी हुई है इंडिया के फुटबॉल के दिल में, बेयरफुट बट नॉट बीटन। कभी कभी लगता है अगर उस वक्त हमने खेला होता तो शायद आज हम क्रिकेट नेशन नहीं, एक फुटबॉलिंग नेशन होते। स्टेडियम्स भर जाते, बच्चे फुटबॉलर बनने का सपने देखते और हर गली में एक नया लेजेंड बनने का सपना होता। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेगेसी अब भी जिंदा है और जब तक वो मिट्टी में फुटबॉल घूमता रहेगा तब तक उन बेयरफुट हीरोज का नाम जिंदा रहेगा। आज जब हम सुनील छेत्री को फील्ड पे देखते हैं या किसी इंडियन प्लेयर को फॉरेन लीग में खेलते हुए देखते हैं तो लगता है ये कहानी अब भी लिखी जा रही है, क्योंकि उनके हर किक के पीछे, उनके हर एक गोल के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी हुई है। 1950s की वो कहानी जिसमें लिखा था वी डिडंट प्ले बट वी नेवर गिव अप। और शायद वही स्पिरिट आज भी हर इंडियन प्लेयर के अंदर जिंदा है। हमारे फुटबॉल शायद लेट स्टार्ट हुआ हो पर गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी नए स्टेडियम्स बन रहे हैं और नए बच्चे फुटबॉल को एज अ करियर चूज कर रहे हैं। ये सिर्फ कमबैक नहीं, ये कंटिन्यूएशन है उन बेयरफुट हीरोज का ड्रीम को पूरा करने का। तो अगली बार जब कोई बच्चे रोड पे फुटबॉल किक करे या हम फुटबॉल वर्ल्ड कप के कोई हाइलाइट्स देखें, बस एक बात याद रखना, हम वर्ल्ड कप नहीं खेले थे पर हमने कभी हार नहीं मानी। और ये स्पिरिट नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। और अगर ये जज्बा, ये स्पिरिट हम अगले जनरेशन तक पहुंचा पाए तो शायद यही हमारा सबसे बड़ी जीत होगी। थैंक यू।